नमस्कार। यस रूबरू यस थिएटर यस ग्रुप की तरफ से डेफिनेटली। शख्सियत के इस अंक में आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, रंगमंच और टेलीविजन की बेहतरीन अदाकारा आज हमारे साथ हैं। स्वागत करती हूँ वैशाली ठक्कर जी का। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस शो में। बहुत बहुत स्वागत। जी वैशाली जी। थैंक यू, शुक्रिया। जी जी। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे नाइस शो का फॉर्मेट है कि नाइस टू बी हियर, नाइस आपको टू बी मेरी हियर, टेल मी। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे आ रही है, वैशाली जी। थोड़ी कट रही है। थोड़ी कट रही है या तो फिर आप आ रही है, एयरफोन। लेकिन थोड़ी आ कट रही है रही है। आवाज? जी मुझे आ रही है, अ, ठीक है ठीक है। जी। आ रही है। तो जी जी। तो मैं सबसे पहले यही चाहूंगी जो आपका सफर रहा है रंग कर्म के क्षेत्र में, किस तरह की मुश्किलात हम्म। आई और किस नाटकों की तरफ आपका रुझान कैसे रहा, तो मैं चाहूंगी वो सफर आप हमसे साझा कीजिए। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं मुंबई से हूँ, मुंबई में ही पली बड़ी हूँ। और मुंबई का जो थिएटर है, पहले बिकॉज मेरे टू बी गोइंग बैक टू वेयर आई कम फ्रॉम, कि मेरे फादर जो थे वो थिएटर एक्टर थे, गुजराती थिएटर में वो काम जी करते थे, तो थिएटर के साथ मेरा कनेक्शन जो था वो बचपन से था। मैं जानती थी कि भाई थिएटर में इस तरह से परफॉर्मेंस होती है। और संडे टू संडे वाज अ वेरी वेरी वाज द परफॉर्मेंस डे इन द, गुजराती थिएटर जो होता है वो पब्लिक शो संडे को करता है, और बाकी वीक डेज में उनके जो सोल्ड आउट शोज होते हैं वो चलते हैं ज्यादा करके। तो संडे का जी महत्व मुझे बहुत बहुत व्हेन आई वाज अ चाइल्ड तब से मुझे पता था कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संडे शोज। मुझे थिएटर पसंद था, और मुझे वो नॉर्मल लगता था क्योंकि मैंने उसको बचपन से देखा था। अब बात आती है कि आप जब उस थिएटर में जाते हैं और खुद काम करते हैं एज एन हम्म एक्टर, बतौर एक्टर। हम्म पहले तो जब व्हेन यू आर इन योर टीन्स यू आर ओनली एक्सप्लोरिंग, आप एक्सप्लोर जी करते हैं कि भाई मतलब ऐसा लगता था कि वो तो सहज है, मेरे लिए बहुत सहज होगा क्योंकि मैंने तो देखा है बचपन से, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सहज बात है। तो ये एक कहीं दिमाग में होता है आपके, जब आप बैक स्टेज में होते हैं या किसी और का परफॉर्मेंस देखने जाते हैं तो आपको लगता है अरे ये तो मैं आराम से कर सकती हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और काम करते करते लाइक स्टडीज कर रही थी, और तब मुझे ऑफर आई। शफी इनामदार सब जानते हैं कि हिंदी थिएटर से थे, ज्यादातर फिल्मों में भी काम किया है उन्होंने, टेलीविजन का बहुत बड़ा शो, एंड ही वाज अ वेरी प्रोमिनेंट डायरेक्टर इन गुजराती। बहुत कम लोग जानते होंगे ये बात कि वो गुजराती में जी बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। वो हिंदी भी करते थे लेकिन गुजराती भी ड्रामा प्रोड्यूस वगैरह करते थे, एंड ही वाज अ फैमिली फ्रेंड। तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि तुम एक काम करो, तुम आ जाओ, क्योंकि मेरे फादर उन्हीं के प्ले में काम करते थे। वो लोग टूर पे जा रहे थे, हम एयरपोर्ट पे मिले और उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा एक काम करो, मंडे से आ जाओ रिहर्सल पे। और मैं मतलब मेरे दिमाग में मैं ऑलरेडी मैं काम कर रही हूँ थिएटर में, ये सब था, लेकिन एक्चुअली मैंने कभी काम नहीं किया था। तो मैंने बोला, आई वॉज इन टू माइंड्स कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, क्योंकि आई वॉज नॉट बैड विद स्टडीज, आई वॉज गुड एट स्टडीज। सो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे ऑप्शन रखना चाहिए ना, मेरे एकेडमिक ऑप्शन रहना चाहिए लाइफ में। तो आई वॉज इन टू माइंड्स, मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ। तो उन्होंने मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, और मैं गई तो मुझे बहुत छोटा सा एक रोल मिला, और नाटक शुरू हुआ। और बहुत दिग्गज कलाकार, जोशी, राजीव मेहता, शिफाली शाह, भक्ति बर्वे इनामदार, मतलब इट वाज एन हम्म अमेलगमेशन ऑफ मराठी और गुजराती के उम्दा एक्टर्स, और खुद वो डायरेक्ट कर रहे थे। और मेरा बहुत छोटा सा रोल था, और मुझे पता था कि बिकॉज इनका ये इतना बड़ा प्रोडक्शन है तो बहुत लोग देखने भी आएंगे वगैरह वगैरह। तो मैंने जब काम करना शुरू किया तो वैसे तो हुआ, काम शुरू हो गया, शोज लगने लगे, और मेरा इतना इतना बड़ा काम नहीं था, तो मेरे लिए वो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस कि हाँ चलो इतना तो मुझे मैं मैनेज कर लूंगी, मैंने जो सोचा था वो हो रहा था वहां पर। फिर हमारा एक दिन टाटा में शो था,
अभी टाटा का शो जो होता है, टाटा थिएटर में उस वक्त कंप्यूटराइज्ड बेल होती थी, आज भी है कंप्यूटर। एक बेल अगर गई, उसके बाद दूसरी और तीसरी, उसको आप रोक नहीं सकते। अगर एक बार उन्होंने एक बेल दे दी तो सेकेंड और थर्ड इज इट विल जस्ट गो, उनका उनका जो टाइम है उसी हिसाब से। तो मेरा मेरा जो कैरेक्टर था वो वेरी मच इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले में था। इट यूज्ड टू ओपन विथ अस, लाइक मी एंड माय अदर कॉलीग। और ये लोग फोन पे, उस टाइम मोबाइल फोन्स नहीं थे, तो मैं सेकंड बेल ऑलरेडी जा चुकी थी और थर्ड बेल पर मैं पहुंची, अपना कपड़ा वपड़ा ये सब ये करके, और मैं वेग में ऐसे खड़ी हो गई। और आजू बाजू मुझे टेंशन समझ में आ रहा है ना, डर्टी लुक्स, ये वो सब कुछ चल रहा है। और मैं पहुंची और मैंने वो शो हुआ। उसके बाद, शो के बाद मुझे इतनी डांट पड़ी थी, इतनी डांट। और उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोग मुझे डांट क्यों रहे। उन्होंने मुझे मेरी आर्ग्यूमेंट ये थी, अरे लेकिन मैं तो आ गई थी ना, शो शुरू होने से पहले तो मैं आ गई थी। yes. तो प्रॉब्लम क्या है इन लोगों को। उन्होंने मेरे घर फोन किया था, जो मुझे पता नहीं था, बिकॉज उस टाइम पैनिक में उन लोगों ने फोन किया, ये आई नहीं है, पहुंची नहीं है, पहुंची नहीं है। और उस दिन शफी अंकल ने मुझे बोला, इधर आओ तुम। और मैं उनके साथ बहुत नॉर्मल आर्ग्यू कर रही हूँ कि लेकिन बट आई केम बिफोर द शो स्टार्टेड, आई केम बिफोर द शो स्टार्टेड। लेकिन उस दिन उन्होंने जो मुझे सिखाया, और मेरे घर पे जाके मेरे फादर ने जो मुझे डांटा और झाड़ा, उसके बाद मुझे नहीं लगता मैं कभी लेट हुई हूँ कहीं कहीं पे भी। उन्होंने बोला कि तुम अगर एक्टर बनना चाहती हो, और तुम्हारी तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम फर्स्ट बेल से पहले, मतलब आपको 1 घंटा पहले जाना चाहिए। और मेरी आर्ग्यूमेंट थी कि मेरा तो कोई मेकअप ही नहीं है, मेरा तो इतना कोई बड़ा रोल भी नहीं है, मेरा तो कोई ऐसा कॉस्ट्यूम भी नहीं है, तो मैं जल्दी जाके करूँ क्या। ये मेरी आर्ग्यूमेंट थी उनसे। एज अ टीनेजर, जो भी आप उस दिमाग आपका कहीं होता है। और उन्होंने जो मुझे झाड़ा है कि अगर तुमको रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन समझ में नहीं आता, दैट वाज माय फर्स्ट फंडामेंटल थिंग वेयर आई, कि आप टाइम को रिस्पेक्ट करेंगे, आप थिएटर को रिस्पेक्ट करेंगे, आप हर एक उस चीज को रिस्पेक्ट करेंगे जो आपके थिएटर और वहां, और आपको उन लोगों को भी रिस्पेक्ट करना है जो वो लोग वो टाइम जो देते हैं थिएटर में। आप ऑडियंस के बाद नहीं आ सकते, आप सब कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि आप एक्टर हैं तो आप कभी भी आएंगे और कभी भी चल देंगे, ये सब नहीं होता। अगर आप में वो डिसिप्लिन नहीं है तो मेहरबानी कीजिए आप घर पे बैठिए। सो दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, जस्ट टू बिगिन माय जर्नी। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी, तो उस टाइम से जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे पता था डिसिप्लिन के बारे में, लेकिन जब आप खुद वहां पर खड़े होते हैं तो डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। दैट टाइम यू आर नॉट अ स्पेक्टेटर, you Yes. are a part of theater. So being a part of the theater and doing that and being a spectator are two different things. काफी लोग, अरे मैंने तो बचपन में बहुत देखा है, मैंने तो बचपन में बहुत किया है, लेकिन वो डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं when you are in front of audience or you are on stage. और स्टेज की कुछ डिसिप्लिन है, आज भी है और हमेशा रहेगी। बिकॉज आप लाइव परफॉर्मेंस करते हो, आप जिन लोगों के साथ करते हो, उनके साथ की केमिस्ट्री, वो एनर्जी, वो सब कुछ एक एमालगमेशन है जिसका आपको बहुत, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, बट यू डोंट हैव टू टेक दैट प्रेशर। और अगर आप प्रेशर में भी है तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप प्रेशर में है। तो True. वो जो सारी जो कोचिंग थी, वो वही डायरेक्टर्स, वही एक्टर्स आपको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। उस वक्त जो आपने सीख लिया तो सीख लिया, अगर वो रह गया तो फिर वो लाइफ टाइम रह ही जाता है। क्या बात, क्या बहुत This- ही खूबसूरत बात। ये तो बिल्कुल जो अभी न्यू जनरेशन है जो परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े, सबसे पहला सबक तो यही है कि आप अगर थिएटर कर रहे हो आपको पूरा वक्त देना होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वक्त तो देना ही होगा। कि आप लेट आ रहे हो वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप टाइम excuse नहीं दे me। पा रहे तो आप थिएटर मत करिए। थिएटर तो पूरी तरह से हम्म। डेडिकेशन मांगता है। तो मैं हम्म। आपसे ये आप जानूंगी, रंगमंच के बाद में थोड़ा टेलीविजन पे आती हूँ। टेलीविजन पे आपने एक से जी। बढ़कर एक सीरियल किए और अलग अलग किरदार, चाहे वो हो बाप हो और बेबी हो, या कहानी सात फेरों की, या सारा भाई वर्सेस सारा भाई, शाका लाका बूम बूम, उतरन,
जितने भी धारावाहिक के सब में अलग अलग करेक्टर था आपका, चाहे उत्तरन हो, शाकाला का बूम बूम हो, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, एकदम डिफरेंट करेक्टर। क्या कहेंगी, कैसा अनुभव रहा आप, क्या कहेंगी इस बारे में? इसका श्रेय मैं अपने फादर को दूंगी, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे जब थिएटर में काम करते थे तो वो माने जाते थे उनकी वर्सेटैलिटी को लेकर। उनका नाम अशोक ठक्कर था, और ही वाज वेरी वर्सेटाइल। और वो हमेशा जब हम लोग साथ में बैठ के कोई फिल्म देख रहे हैं या कोई किताब, जैसे उस टाइम सिडनी शेल्डन की किताबें बहुत फेमस हुआ करती थी, और मेरे फादर बहुत पढ़ाकू थे वैसे तो, वो हमेशा पढ़ते रहते थे और उनकी किताबों में अलग अलग कैरेक्टर्स होते थे और उनका जजमेंट इतना पावरफुल रहता था कि मुझे याद है कि एक किताब आई और उन्होंने बोला कि वैशाली, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये ऑड्री हर्बन के साथ बने ना तो ये एक बेहतरीन फिल्म होगी। और कुछ वीक के बाद हम लोगों ने पेपर में पढ़ा कि वो फिल्म, मतलब उनकी जो किताब है उनकी फिल्म बन रही है और उसमें ऑड्री हेबर्न इज बीन कास्टेड। सो यू नो ही वाज सो बैंग ऑन। तो हमेशा वो एक चीज कहा करते थे कि वर्सेटैलिटी आप में होनी बहुत जरूरी है। आप एक ही स्टाइलाइज और एक ही स्टाइल को पकड़ के आप काम करेंगे तो आप खुद भी बोर हो जाएंगे, तो ट्राई टू वेरी इट। सो ये बात हमेशा मुझे याद रही उनकी कि भाई एक वेरिएशन। तो मैं टेलीविजन में भी मैंने बहुत काम मुझे छोड़ना पड़ता है, एक एक साल का गैप हो जाता है, डेढ़ डेढ़ साल का गैप हो जाता है, लेकिन मैंने एक बात अपनी ठान ली थी कि देखिए थिएटर तो मैं इतना पहले जितना मैं कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन अगर मैं टेलीविजन करती हूँ तो एटलीस्ट उसमें वो चीज रखना जरूर मैंने अपनी रखी है कि नहीं, मैं जो कैरेक्टर्स करूंगी, जो किरदार करूंगी वो थोड़े डिफरेंट होंगे, वो रेपिटेटिव तो ना ही करूं। मतलब ये मेरा एक कॉन्शियस एफर्ट रहा है। बहुत बहुत खूबसूरत आपने कि यहाँ मैं आपसे एक बात जरूर मेरे जहन में आ रही है, और ये कि आपने उत्तरण किया बहुत मकबूल। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं सब यही कह रहे हैं कि शी वॉज द बेस्ट इन उत्तरण, शी वॉज टू गुड। बहुत खूबसूरत कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए। तो मैं यहाँ एक जहन में आपसे बात पूछना चाह रही हूँ। उत्तरण जो सीरियल था उसमें दो दिग्गज रंगमंच के, आप और प्रतिमा जी। तो प्रतिमा जी दिल्ली रंगमंच का एक बहुत बड़ा नाम रही हैं, और आप बेहतरीन अदाकारा। तो कैसा अनुभव रहा? आपकी जो बॉडी लैंग्वेज कमाल की थी आप दोनों की, आपकी जो वो जो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें, मतलब कमाल। मेरे पास वर्ड शब्द नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजों की अगर हम बात करें तो कैसा अनुभव रहा आप दोनों? किस तरह की केमिस्ट्री रही, किस तरह का आप क्या अनुभव बताएंगे? क्योंकि दोनों इतने वर्सटाइल और इतने दिग्गज रंगकर्मी, क्या कहेंगी आप? वो जो हमारा जो संगठन था क्रिएटिव लोगों का, वो 4-5 लोग जो हम इनिशियली थे, जैसे हमारे प्रोड्यूसर थे रूपाली जी, हमारे जो क्रिएटिव हेड थे शो के, और फिर जो डायरेक्टर थी नंदिता जी, इनिशियली वो करती थी, नंदिता मेहरा, और जो एक्टर्स हम लोग जो थे, और मैं खासकर प्रतिमा जी के बारे में भी कहूंगी, अयूब के बारे में भी कहूंगी, लेकिन प्रतिमा जी के लिए इसलिए बिकॉज वो बहुत ही सीनियर एक्ट्रेस है। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट हर इज कि जब वो, ये चीज मैंने देखी है अपनी आंखों से, मैंने उस चीज का अनुभव किया है। वो सब कुछ छोड़ के जब वो अपने कैरेक्टर में आती है और वहां खड़ी रहती है तो वो सिर्फ एक कैरेक्टर होती है। अव्वल तो ये बात है कि आप अपना सब कुछ, आप जो हैं, आपके जो अचीवमेंट्स हैं, ये सब वो ग्रीन रूम में रख के आती है, लेकिन जब वो वहां पर खड़ी होती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको कैरेक्टर दिखाई देगी। दूसरी बात, द बेस्ट पार्ट अबाउट हमारे उस टाइम का था, वो हम लोग रिहर्सल करते थे थिएटर की तरह, कि अगर हमको पता है कि ये इम्पोर्टेंट, और वहां पर वो ज्यादा इमोशनल सीन्स वगैरह होते थे, तो इमोशंस हमको पता था कि भाई ये बार बार ये रिक्रिएट करना बहुत, उससे अच्छा है उसकी ब्लॉकिंग कर लो, आपको पता होना चाहिए सामने वाले का मुंह। तो जब रिहर्सल की प्रोसेस होती थी और जब कभी ऐसा लगता था, मैंने कितनी बार प्रतिमा जी को मुझे कहते हुए, दूसरे एक्टर्स को कहते हुए, नहीं बेटा ऐसा मत करो, ऐसा करो। ये सिर्फ और सिर्फ एक कलाकार नहीं, एक बहुत ही बेहतरीन और उम्दा कलाकार ही वो किसी दूसरे कलाकार को कह सकता है, लेकिन बिकॉज उनकी उनमें वो इनसिक्योरिटी नहीं है कि अगर मैं उसको करेक्ट करूंगी या उसको बेटर करूंगी तो मेरा कुछ थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं था।
सो इतना इतना उनमें वो था कि भाई, और हमेशा उनका ये रहता था कि सीन बेहतरीन होना चाहिए। अगर सीन बेहतरीन होता है, शो बेहतर बेहतर होता है, तो सबका भला है, उसी में सब, वो बहुत बड़ी बात है। वो बहुत ही अ, वो बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस विथ क्लास। एक्सपीरियंस तो बहुत लोगों में होता है, एक्सपीरियंस एक्टर्स आप बहुत देखेंगे, लेकिन एक क्लास होती है लोगों की, जहां पर आपको लगता है कि वो बिल्कुल इनसिक्योर नहीं है अपने अपने आर्ट को लेकर। वो अपना काम तो अच्छा करेंगे, उनको तो पता ही है, लेकिन वो आपको भी लिफ्ट करेंगे कि नहीं नहीं, तुम भी बेटर करो, नहीं तुम ऐसे कर सकते हो, तुम जरा ये सोच के। बिकॉज टेलीविजन में दूसरी बात ये हो जाती है कि अमूमन रेपिटेटिवनेस होती है। देखिए, कुछ कुछ जो जो सीन्स वगैरह लगते थे, तो वो रेपिटेटिव कभी कभी लगते थे। तो अब एक एक्टर को वो मोनोटोनी में नहीं जाना है और उसको थोड़ा ब्रेक करना है, तो आप क्या करेंगे? तो ये जो बारीकियां हैं जिसकी आप बात कर रही हैं, तो वो सब हम लोग काफी उस पर काम करते थे और बहुत मजा आता था। ऐसा लगता नहीं था, पूरा पूरा दिन निकल जाता था और हम लोग ऐसे कि एकदम फ्रेश, ठीक है, और काम करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज काम में इतना इंटरेस्ट और एक दूसरे की इतनी रिस्पेक्ट, और एज आई सेड द डिसिप्लिन, कि अगर कोई रिहर्सल कर रहा है, भले ही आपका उसमें ज्यादा, कुछ कुछ सीन्स में ऐसा होता भी है कि जहां आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है, आपको यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग द सीन इन टर्म्स ऑफ डायलॉग्स में, प्रेजेंस और डायलॉग्स। तो उनका एक दूसरा भी एक था कि अगर उनके डायलॉग्स नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि शी विल ओमिट हर प्रेजेंस। और बंजे हुए एक्टर को ही समझ में आता है। मैंने कितने एक्टरों को देख, अरे मेरा तो कोई डायलॉग नहीं है, मैंने तो स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ी। 100 times आई हैव हर्ड दिस ऑन माय सेट कि मेरे तो कोई, हाँ आई सेड आई सेड, वो लोग स्क्रिप्ट का राइट हैंड साइड देखते ही नहीं, वो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं कि उनका नाम कहाँ कहाँ स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से वो लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। सीन पढ़ के आओ तो आपको पता चलता है कि डायलॉग्स ऑफ कोर्स इट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन प्रेजेंस का क्या करेंगे आप? आपकी प्रेजेंस तो है, तो बिना डायलॉग के आपकी प्रेजेंस हो, कि भाई डायलॉग किसी का भी चल रहा है लेकिन 4 क्लोज आपके लगेंगे, बिकॉज आप उतने ताकतवर एक्टर है कि आपके क्लोज के अलावा, कि आपकी प्रेजेंस के अलावा वो सीन वर्क ही नहीं करेगा। तो ये जो समझ, ये जो डेप्थ, ये एक अच्छे कलाकार की जो, यू नो, दैट इज अ सेंस ऑफ अ गुड एक्टर। तो ये सारी चीजें आपको, जैसे प्रतिभा जैसे एक्टर्स हैं, उनके पास से ही, बिकॉज वो, यू नो, वो आपको गुरु के पास से ही कोई ज्ञान मिल सकता है, आप नॉर्मल चीजें ये नहीं, आपको नहीं मिल सकती है ये। सो बहुत अच्छा अनुभव रहा। ये तो थिएटर का ही जादू है, और थिएटर ही आपको ये चीजें सिखाता है जी कि आपके पास कोई डायलॉग ना हो, आपने मंच पे सिर्फ चुप खड़े रहना है, वो भी अपने आप में एक करेक्टर है, और उस करेक्टर पे भी, आपकी करेक्ट। साइलेंस पे भी आपकी तालियां मिलती हैं। और ये थिएटर आपको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देता है, आपको आपका जीवन जीने का नजरिया बदल देता है, आपको इतना मैच्योर बना देता है। ये सब थिएटर का जादू है, मैं तो इसको दिल से मानती हूँ, इस जैसे यस कि आपने कहा है। तो यस। मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि जो एक कलाकार होता है उसका जो अंतर्मन है, जैसे अभी आपने कहा कि जैसे प्रतिमा जी आती थी एकदम वो करेक्टर में होती थी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब भी कोई नया करेक्टर होता है, जब भी कोई रोल या कोई प्ले सामने आता है, तो जो कलाकार होता है उसका जो अंतर्मन होता है वो खाली स्पेस की तरह होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में, आपका अनुभव क्या कहेगा कहता है इस बारे मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल इस चीज को मानती हूँ। मैंने एक शेखर कपूर जी का इंटरव्यू देखा था में? एज ए डायरेक्टर, और उनको हम्म। पूछा गया था कि आपने बहुत अलग अलग जॉनर्स किए हैं, यस। है ना, आपने मिस्टर इंडिया किया, फिर आपका मतलब जो जो दूसरे जो आपके 2-3 फिल्म्स थे, इंटरनेशनल फिल्म्स किए, तो कोई कोई सिमिलैरिटी नहीं है। अगर दो फिल्मों को उठा के ऐसे रख दो, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये दो फिल्म्स जो है, या ये जो फ्यू फिल्म्स है, वो सेम डायरेक्टर ने डायरेक्ट की है, बिकॉज हर एक का एक स्टाइल हो जाता है। तो यस। उन्होंने कहा था कि यू हैव टू जस्ट लेट गो। पहले तो आपको अपने आप को खाली कर देना चाहिए, देन ये बोलता है कि अगर दीवार पे अगर उसके एक के ऊपर पहले तो व्हाइट वॉश लगेगा, उसके ऊपर ही दूसरा रंग लगेगा ना, तो वो निकल जाना बहुत जरूरी है।
अगर आप ही उस गुमान में रहेंगे कि भी मैंने वो जो लास्ट वाला जो कैरेक्टर किया था वो बहुत पॉपुलर था और लोगों को बहुत अच्छा लगा था, और आप उसी को वही ड्राइव में रहेंगे, तो आपको दूसरा जो कैरेक्टर मिलेगा तो आप कहीं ना कहीं वो पीछे वाले कैरेक्टर को उसमें ढूंढ रहे हैं जो वो है नहीं। तो वो आपको अपने आप को खाली करके बहुत ही नॉर्मल और सहज, और आप अपनी एक्टिंग के प्रति सीरियस हो सकते हैं। आप किसी कैरेक्टर को लेके अगर एक्टर सीरियस हो गया तो फिर इट्स अ कैटास्ट्रॉफी ऑफ अ एक्टर, यू नो, हाउ विल यू प्रोसीड फर्दर। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एक चीज और मेरे जहन में ये, जैसे आई वांटेड टू नो कि जो एक एक्टर है, आपको क्या ऐसा लगता है कि जो एक एक्टर है, ही शुड बी लाइक अ क्ले इन द हैंड्स ऑफ अ डायरेक्टर, और ही शुड अपनी तरफ से भी इसको कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, या इसको अपने पूरी तरह से डायरेक्टर पर छोड़ दे देना चाहिए, खास तौर पे हम जब स्टेज की बात करें, रंगमंच की अगर हम बात करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए इस देखिए ये है ना, दो धारी तलवार की तरह है। जी। पहले तो आप एक्सपीरियंस कीजिए, सामने वाले की क्लैरिटी से आपको पता चल जाता है कि वेदर आपको उस पे 100% भरोसा करना है कि भाई आपको भी अपना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मैंने दो दो तरीके के लोगों के साथ काम किया है, जहां पर जिनकी क्लैरिटी बहुत ही होती है कि मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे मैं ऐसा ही करूंगा, बिकॉज दे हैव अ क्लैरिटी ऑफ देयर ओन प्रोजेक्ट। देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ डायरेक्टर्स जो आपको छोड़ देंगे और बोलेंगे कि ऑर्गेनिकली आपको क्या फील होता है, पहले मैं वो देखना चाहूंगा, और उस हिसाब से अगर मुझे उसमें कुछ आपको टोकने की या आपको कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी तो मैं वो कहूंगा। ये भी, सो इट डिपेंड्स ऑन whom आर यू वर्किंग विद। तो आपको भी उतना फ्लेक्सिबल और वो होना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि नहीं नहीं, मुझे तो डायरेक्टर जब बोलेगा तभी मैं खड़ी होंगी, तो ऐसा होता नहीं है। या तो मुझे खड़ा होना है और डायरेक्टर बोल रहा है कि मैं बैठो, तो मैं तो नहीं, मेरे से तो नहीं होगा ये सब। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो सिर्फ एक शारीरिक फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं होती। यू नो, फॉर एन एक्टर लोग बोलते हैं ना कि आपको फिजिकली बहुत, आपको यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल एज एन एक्टर, आपको ये करना चाहिए, आपका गला फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपको। लेकिन पहले तो यहाँ से भी फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है कि भाई आप किसके साथ काम कर रहे हैं, कौन से जॉनर में काम कर रहे हैं, क्या स्टोरी लाइन है, क्या कैरेक्टर लाइन है, बहुत सारी चीजें उसमें, और क्या मीडियम है। अगर आप थिएटर में काम कर रहे हैं तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अलग है कि आप टेलीविजन में काम करेंगे या आप फिल्मों में काम करेंगे। बिकॉज जो व्हाट विल वर्क इन टेलीविजन एंड मे बी इन थिएटर, वो वेब सीरीज में शायद वो वर्क ना करे। तो देन यू आर 100% इन द हैंड्स ऑफ अ डीओपी और अ डायरेक्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई आप मेरा इतना वाला क्लोज ले रहे हो, इतना वाला ले रहे हो, मुझे बता दीजिए, बिकॉज मुझे नहीं पता। तो आपको 100% उनको आपको सुनना तो पड़ेगा ही। तो ये जो सुनने का जो है एज एन एक्टर, ये बहुत बड़ा, it's a very very important tool for an actor to listen. Observation 100%, but to listen is also a very 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 important tool for an actor. अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप समझेंगे नहीं। ट्रू। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, उनको वेलकम कहना चाहूंगी। सुनीता अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रद्धा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सरला मेहता जो खुद एक रंगकर्मी भी हैं और डॉक्टर भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेष्ठा जी हमारे साथ जुड़ी हैं जो सिंगर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नीता शर्मा शिलोंग से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अमरजीत अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं जो एक वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधापुरी जी हमारे साथ जो जुड़ी हैं जो एजुकेशनिस्ट हैं। प्रतिमा जी प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके लिए लिखती हैं वैशाली, बेटा मैं बहुत मिस करती हूँ तुम्हारे साथ काम करने का। प्रतिमा जी लिखती हैं आपके लिए। थैंक यू बहुत थैंक यू बहुत थैंक यू शुक्रिया। प्रतिभा किरण जी। भटनागर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रश्मि जी हमारे साथ जुड़ी हैं, खुद एक अदाकारा है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राज कटारिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोहर लाल गांधी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैरी नायडू जी हमारे साथ जुड़ी हैं। निरुपमा वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, स्टेज की, रंगमंच की, आकाशवाणी की, टेलीविजन की, फिल्मों की बहुत बड़ी अच्छी अदाकारा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े, मैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी है, मैम थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनीता ठाकुर जी शिलोंग से हमारे साथ जुड़ी हैं, शी इज अ ब्रॉडकास्टर।
थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत 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 शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करना चाहूंगी वैशाली जी। इतनी खूबसूरत जो आप एक तरह से गाइड कर रही हैं, जो आप टिप्स दे रही हैं छोटी छोटी, ये वाकई बहुत मैटर करते हैं, खासतौर पर यंग परफॉर्मर्स के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जो ये समझते हैं कि कला का जो ग्लैमरस रूप है उनको वो दिखता है, लेकिन कला के पीछे जो इतनी तपस्या, साधना, जो मेहनत है, ये चीजें बहुत कम नजर आती हैं। आप क्या कहेंगे? वाकई कला एक साधना है, उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत है। आप इस बारे में, आपका अनुभव क्या कहते हैं? करेक्ट। देखिए, मैं भी जैसे ज्यादा करके अभी तो टेलीविजन में काम करती हूँ और बहुत यंग लोगों के साथ काम करती हूँ। तो उनका जो एक कॉन्सेप्ट है कि इट हैज टू बी स्मार्ट वर्किंग, they understand the concept of smart working, not lengthy working। ये उनका एक मंत्र है। और चलिए, मैं ये मानती हूँ कि भले हम तपस्या तो हम समझते हैं, ये जनरेशन को कितनी क्या समझ है उनको, बिकॉज सी दे आर दैट इंस्टेंट एज जनरेशन। तो उनको सब कुछ फास्ट चाहिए, उनके पास स्मार्टफोन है। जब हमको हमें हमारे हाथ में स्मार्टफोन आ जाया है, वो उनके हाथ में काफी टाइम से, जब कॉलेज से जा रहे तब से उनके पास स्मार्टफोन है। सो आई वुड नॉट कंप्लीटली टेक अवे फ्रॉम देम ऑल्सो, बिकॉज वो जो एज और वो जो दौर में पैदा हुए हैं और जो दौर में वो 22 के हैं, उनके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटी है जो हमारे पास शायद नहीं थी। हमको चीजों तक जाना पड़ता था, लोगों तक जाना पड़ता था। यहाँ पर उनको बैठे बैठे उनको एक अपॉइंटमेंट मिल जाती है, वो फेसबुक पे डीएम कर देते हैं और उनको नेक्स्ट डे बताया जाता है कि ठीक है, आप ऑफिस में आके मिल लीजिए। तो काफी चीजें उनके लिए आसान हो रही है। अदरवाइज ऑल्सो द वे ऑफ कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी ने बहुत चीजें आसान की है, आई डोंट डिनाई इट। बट कमिंग बैक टू थिएटर अगेन, कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ थिएटर की बात करें तो इट इज अ फिजिकल फॉर्म, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि वो एक फिजिकल फॉर्म है, और एक फिजिकल फॉर्म का एक डिसिप्लिन है वो, और वो रहेगा ही। आप भरतनाट्यम डांसर को बोलेंगे कि भाई आप डिजिटली कुछ कर दीजिए, तो वो होने वाला नहीं है। हाँ, वो अगर उसको डिजिटलाइज भी उसका परफॉर्मेंस करना करना होगा तो उसको एक बार तो वो परफॉर्म करना ही पड़ेगा, तो ही वो डिजिटलाइज कर सकते हैं ना। तो जो परफॉर्मर है, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में और थिएटर में है, उसको तो फिजिकलिटी और वो रिहर्सल और वो प्रोसेस से जाना ही पड़ेगा। उसमें कोई देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। तो ये सोच लेना और ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि आप जिस फास्ट पेस और जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो उसका एप्लीकेशन थिएटर में हो नहीं सकता। लोग ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं सकता। आपको वो अभी किसी ने मुझे एक मैं इंटरव्यू दे रही थी और किसी ने मुझे बोला कि मैडम आप अभी, बिकॉज अभी लॉकडाउन है और फिजिकल थिएटर तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, थिएटर में कोई जा नहीं पाएगा, तो आपको नहीं लगता कि लोगों को ये स्टेज शो जो है वो फिल्म कर, मतलब दे शुड जस्ट फिल्म इट एंड देन शो इट। जैसे पूरा नाटक जो है उसको आप वीडियोग्राफ कर लीजिए और फिर आप लोगों को दिखा दीजिए। आपको नहीं लगता इट इज अ बेटर थिंग? मैंने बोला देखिए, ये तो है ना पैक्ड फूड वाली बात हो गई, प्रेजर्वेटिव फूड। वो दाल मखनी आपको पैकेट में मिलती है, लेकिन वो आपको चाहिएगा, मतलब विल यू रेलिश इट? वो आपसे रेलिश होगा? अल्टीमेटली तो इट इज अ प्रेजर्वेटिव फूड एंड इट्स अ पैक्ड फूड ना। तो उसकी बात और जो दाल मखनी आप वहां पर बैठ के और वो गर्मा गर्म खाते हैं उसकी बात तो वो अलग ही है, वो संतोष अलग है। तो यही बात है कि अगर कमिंग बैक टू दिस जनरेशन के जहां पर उनको हर चीज बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विक, और आपने एक बात की कि दे सी थिंग्स इन अ वेरी ग्लैमरस वे। इसमें तो क्या है ना कि जो सॉफ्ट पावर ऑफ टेक्नोलॉजी जो हम अभी आज के दौर का जो एक बहुत बड़ा जैसे बोलते हैं, इट इज अ बून ऑल्सो एंड इट्स अ कर्स ऑल्सो। टेक्नोलॉजी जो हमारा जो इट्स अ सॉफ्ट पावर, कि आपके दिमाग पे वो कैसे कैसे वर्क करता है। अगर आपको हर चीज ग्लैमरस ही दिखानी है, आप देखेंगे कि फेसेस ऑफ द पीपल, द एक्टर्स, वो लोग सेम दिखते हैं।
जब हम लोग थिएटर, मैंने परेश जी के साथ काम किया है, परेश रावल जी के साथ, शफी जी के साथ काम किया है। अगर हम लोग थिएटर में मेकअप लगाते थे, वो हमारा हमारा फेस, वो बोलते कि मुंह धोकर आओ। बोलते आपको अगर मेकअप किसके लिए है, पहले तो वो जान लीजिए आप। मेकअप एक्टर के लिए सिर्फ ब्यूटिफिकेशन नहीं है, वो कैरेक्टराइजेशन के लिए मेकअप होता है। वो आपको ब्यूटीफाई करने के लिए, इट्स वन ऑफ द काइंड्स ऑफ मेकअप दैट यू यूज। एक एक उसका, इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द मेकअप। इट इज नॉट, मेकअप इज नॉट आई लैशेज एंड दिस एंड दैट, इट इज नॉट लाइक दैट। तो पहले तो ये जान लीजिए कि थिएटर में या फिल्मों में मेकअप क्यों यूज करते हैं। पहले यहाँ तो ऐसा ही है कि मेकअप लोग यूज करते हैं कि आप कोई भी कैरेक्टर हो, कुछ भी हो, आप लिपस्टिक लगा के ही आप उठेंगे सुबह। तो ये मेकअप का अर्थ कभी नहीं था। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आप मेकअप क्यों यूज करते हैं। और दूसरे दूसरे जो हमारे डायरेक्टर्स है, वो हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपको मेकअप का सहारा लेना पड़ता है तो आप एक्टर किस काम के भाई। वेरी ट्रू, कि मैं अगर वेरी ट्रू, मेकअप ना करूं, या कि मैं ये ना वेरी ट्रू। करूं कि मेरे बाल ठीक नहीं है तो मेरी से एक्टिंग नहीं होगी, ये किसने बोला है। वो बोलते हैं कि ये है ना, ये जो मेकअप है कि उसका जो पहनावा है वो कैरेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। Yes, कैरेक्टर इंपॉर्टेंस के लिए वो चीज यूज, इट्स अ इंस्ट्रूमेंट टू एनहेंस द कैरेक्टर। इट इज yes, नॉट देयर टू पैम्पर एन एक्टर कि मैं ये लगा दूं या मैं ये लगा दूं। आपको पैम्परिंग के लिए वो मेकअप नहीं यूज करना है। तो ये बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, लेकिन जैसे हमने देखा है कि भाई लोगों ने उसको ग्लैमराइज, और इतना ज्यादा ग्लैमराइज कर दिया है कि इट हैज कम टू अ लिमिट ऑफ रिडिक्यूल यू नो, यू कैन रिडिक्यूल एन एक्टर बाय लुकिंग एट अ true. मेकअप कि भाई क्या है ये, इतने गहने कौन पहनता है। सो कुछ कुछ लोग हैं जो आज भी वो ऑथेंटिक सिस्टम को अप्रिशिएट करते हैं। अभी की जो फिल्में हैं आप देख लीजिए, कितना कम मेकअप, बिकॉज दे आर कमिंग बैक टू द सेम थिंग। लोगों ने ओवरलोड ऑफ चीजें देख ली है, ओवरलोड ऑफ मेकअप, ओवरलोड ऑफ ग्लैमर, ओवरलोड ऑफ यू नो बड़े बड़े घर, ये वो करोड़ों की दौलत वाले। सो नाउ इट इज हाई टाइम दैट वी टॉक अबाउट यू एंड मी एंड अ नॉर्मल कैरेक्टर जो घर में रहता है। और True, वो very लोग वो true. परफॉर्म ही नहीं कर पाते, बिकॉज उनका वो वो माइंडसेट ही नहीं है। उनको बोलते हैं, कितने लोगों को मैंने सुना होगा अभी के टाइम में, उनको बोलते हैं मेकअप, मतलब कैरेक्टर के बारे में पूछते हैं कि भाई व्हाट इज योर कैरेक्टर। अगर बोलते हैं कि भाई थोड़ा कैरेक्टर में आपको जो ऐड करना है वो करना, नो, जब स्क्रिप्ट मिलती है आपको तो बोलते हैं कि ओके देन आई विल वेयर दिस। अरे वो कपड़े और वो तो अलग है, उसको और कैरेक्टर को कोई लेना देना नहीं है। तो ये डिस्टिंक्शन भी कोई बताने वाला, कहने वाला नहीं है, बिकॉज जो दिखता है, जो बिकता है, वही करना है। सो दैट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट। आई होप, लेकिन रिवाइव हो रही है। अगर हमारी फिल्म्स अभी अभी की जो फिल्म्स हम देखते हैं उसमें वो चीजें रिवाइव हो रही हैं, चाहे यंग एक्टर्स भी, you know, they are playing characters and not only heroines, because people are Yes, bored to death with that kind of a portrayal of any actors. वेरी ट्रू। हमारे साथ युवराज सर जुड़े हैं। बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, राइटर हैं, एनएसटी से पास आउट हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। अभी हम Thank बात कर you. रहे थे स्क्रिप्ट को लेकर कि राज बप्पन जी इफ्ता से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राज बप्पन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे अभी हमने बात की कि स्क्रिप्ट ले लेते हैं जो भी परफॉर्मर है और अपना सीन पढ़ते हैं सिर्फ। तो एक सीन पढ़ने से जो सब टेक्स्ट की अगर हम बात करें वो कैसे समझ आता है, और जब तक आपको सब टेक्स्ट पता नहीं हो एक्टिंग कैसे होगी बिना आप चीजों को, डायलॉग को पूरी तरह से उसका सब टेक्स्ट को जाने बिना। तो क्या आपको क्या लगता है, आसान है एक्टिंग बिना सब टेक्स्ट को समझे हुए? क्या कहेंगी आप? सबटेक्स्ट तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ज्यादा तो वही उसी पे, जरूरी है, हाँ बिकॉज उसी पे मैं कभी, बात कर रही थी। यस यस यस, जी 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 मैम। क्योंकि उसके बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। पहले तो वो आएगा, उसके बाद ही वो, क्योंकि कोई भी कहानी है वो मध्य से शुरू होती है। वो वो कैरेक्टर कहाँ से, जहां से बॉर्न हुआ है, पालने में से तो शुरू होती नहीं है। कहीं ना कहीं उसकी लाइफ की कोई कोई एक ऐसे जंक्चर, यू नो, कोई मोड़ से शुरू होती है और कहीं जाके वो थमती है। तो वो कौन से मोड़ पे है और वो मोड़ के आगे पहले क्या हुआ,
मतलब उसमें उसका पूरा रस है, व्हाई दिस पर्सन इज द वे ही और शी इज। तो आपको बिना सबटेक्स्ट के तो वो आप समझेंगे ही नहीं ना, कि क्योंकि आपको सिर्फ वो पर्सोना, वो दो सेंटेंस पता बोले और आपको पता चल जाए कि वेयर दिस पर्सन इज कमिंग फ्रॉम। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी करेक्टर हो, जो भी आर्टिस्ट हो, चाहे रंगमंच का हो चाहे कहीं का टेलीविजन का, आपको एटलीस्ट स्क्रिप्ट के बारे में पूरा पता होना चाहिए। स्क्रिप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि छोटा सा रोल है बस उतना ही बहुत रोल जरूरी पढ़ है। लो, नहीं, स्क्रिप्ट पढ़ना जरूरी है। जी। मैं ये जानना चाहूंगी, कभी जी हम जी बोलिए होटल में आप। जाते हैं तो कुछ लोग नहीं राइट हैंड साइड ऑफ द मेनू पढ़ते हैं, वैसे कुछ लोग, हाँ। नहीं मैं कहती जी हूँ जी कि हम लोग होटल जाते हैं तो कोई लोग राइट हैंड साइड ऑफ द मेनू पढ़ते हैं, मेनू में क्या है वो शायद नहीं, तो कभी कभी कोई कोई ऐसा होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रिप्ट पढ़ता है कि मेरे कितने डायलॉग्स हैं, और यू नो डायलॉग का क्वांटिटी में डायलॉग पढ़ते हैं, इन टोटलिटी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप रंगमंच से जुड़ी रही हैं, आप टेलीविजन से जुड़ी हुई हैं, तो कौन सा ऐसा मीडियम है जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगा हो और एट द सेम टाइम जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की बात हो, तो वो भी आपने वहां एंजॉय किया हो? कौन सा ऐसा मीडियम है दोनों में से, रंगमंच और टेलीविजन में से, चैलेंजिंग एज वेल एज आपको क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन भी देखिए वहीं मैंने से मिली? थिएटर जी। मैंने थिएटर 92 में शुरू किया था, और नहीं 92 में शुरू किया था, लेकिन फिर फुल फ्लेज मैंने 97 से शुरू काम करना शुरू कर दिया था। 97 वाज लाइक आई वाज वेरी मच इन्वॉल्व्ड। उसके बाद मैंने टेलीविजन हैपन टू मी, क्योंकि जो मेरे कॉलीग्स जो थिएटर में थे उन्होंने टेलीविजन में उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया। जो कॉलीग्स थिएटर के थे उन्होंने राइटिंग शुरू की, प्रोडक्शन शुरू किया, कुछ डायरेक्टर्स हुए, तो उनके साथ ही काम करते करते मेरा टेलीविजन की जर्नी मेरी अपने आप ही शुरू हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी एक्टर के लिए अगर आपको अच्छा काम करना हो, या आपको एज एन एक्टर सेटिस्फाइड होना हो, तो आपको मेहनत दोनों ही फील्ड में करनी पड़ती है। अलग अलग तरह की होती है, आई वुड से, क्योंकि थिएटर जो है वो उसका कमिटमेंट बहुत हाई लेवल कमिटमेंट है, और आप फिजिकल आपकी प्रेजेंस वहां चाहिए ही चाहिए होती है। आप ये नहीं बोल सकते कि कल मैं क्लोज कर लूंगी तो आप जरा देखिए, ऐसा तो होता नहीं है। थिएटर में आपको फिजिकली, आपने अगर टाइम दिया है, आपका आपका शो लगा है, तो आपको जाना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। तो उस लेवल की जो कमिटमेंट है, एक वो। दूसरी बात है मॉनेटरी कमिटमेंट। अगर आपने एक मॉनेटरी अमाउंट से आपने कमिट किया है, तो फिर इन्फ्लेशन हो, ये हो, वो हो, यू हैव टू स्टिक टू आपका जो मॉनेटरी कमिटमेंट है उसी के साथ ही, बिकॉज ये हमारी प्रथा रही है, और हमको पता है कि हमको अमुक बजट में ही चलना है, ये इसका यही मतलब, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू, दिस इज द रेम्यूनरेशन, मुझे यही मिलने वाला है। तो अगर आप मेरे बारे में, अगर मैं अपने आप के बारे में कहूँ, तो बी टेलीविजन और थिएटर, मुझे टेलीविजन में भी बहुत चैलेंजिंग लगता है ये काम, क्योंकि मैंने टेलीविजन ज्यादा किया है थिएटर से। वो इसीलिए क्योंकि टेलीविजन में अगर आपका शो, जैसे टचवुड मेरे शोज बहुत अच्छे रहे हैं, सक्सेसफुल रहे हैं। सक्सेसफुल शोज का मतलब है कि नंबर ऑफ इयर्स ज्यादा रहे हैं वो शो के। तो इतने साल तक एक कैरेक्टर को सस्टेन करना, स्टोरी को सस्टेन करना, उस कैरेक्टर को जीवित रखना कहीं ना कहीं, और बिकॉज हम थिएटर से, तो हमको पता है कि फॉल्सेटो कब लगता है कब नहीं लगता, तो उसको हमेशा बचा बचा कर, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके अंदर आपको पता चल जाता है कि ये सीन तुमने बहुत बहुत बकवास किया है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए, वो आपको खलता रहता है अंदर से कुछ ना कुछ। हाँ, तो ये जो बिल्कुल। चीजें हैं उसकी, तो वो चैलेंज हो जाता है आपके लिए कि ये दोबारा नहीं हो, तो ऑल द टाइम योर माइंड इज वर्किंग कि भाई इस सीन को मैं ऐसे कैसे करूं, लास्ट टाइम किया था वैसे नहीं करके, और आपको वही कैरेक्टर के दायरे में रहना पड़ता है। अगर आप थिएटर की बात करें, तो जो लोग, अगर आप वहां पर खड़े हैं और आपको वही परफॉर्म करना है, तो आपकी जो कंसिस्टेंसी रहती है एज एन एक्टर, वो हमेशा चैलेंज
आपके लिए कि भाई उसी को आपको कंसिस्टेंट, आपको तालियां ज्यादा मिली तो आपको फैलना नहीं एज एन एक्टर, वो सब उसके कुछ दायरे हैं, आपको उसी दायरे में रहना है, तो उसका जो डिसिप्लिन है वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। और थिएटर इज एन एक्टर्स मीडियम, तो वहां गलती की कोई माफी नहीं है एक्टर के लिए। थिएटर में अगर गलती होती है तो वहां आपको कोई माफ, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं बहुत बिजी थी, मैं वो शूटिंग कर खत्म करके यहाँ, इसीलिए मुझे यहाँ गलती हो गई, मैं डायलॉग भूल गई, ऐसा सब आप नहीं कर सकते थिएटर में। तो वो है ना, वो थिएटर बहुत बहुत एजी है उस हिसाब से, और उसकी एनर्जी जो है ना वो ऐसे ऐसे लगती है, बिकॉज सामने ऑडियंस है ना, तो आपको पता चल जाता है, वो एक सेकंड में आपको पता चल जाता है, वो एनर्जी ऐसे ऐसे चेंज हो जाती है। अगर आपकी कोई गलती हो गई या कुछ हो गया तो एक सेकंड जो एनर्जी चल रही है वो एक सेकंड में चेंज होती है, और उसका जो इम्पैक्ट आप पर आता है वो आप वो उसी एक्टर को पता होता है कि वो उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा। और बिकॉज आज के दौर में हम लोग दौड़ ही रहे हैं, सी एज अ पर्सन वी आर इनटू समथिंग और दी अदर, तो फिजिकली भी आप दौड़ रहे हैं, सभी तरह से आप दौड़ रहे हैं, तो वो इट स्ट्रेसफुल हो जाता है। और वो स्ट्रेस आपका तभी कम होगा जब आप अपना काम इंजॉय करेंगे, फिर वो थिएटर हो या टेलीविजन हो। अगर आपने कोई कैरेक्टर ऐसा चुना है जो आप एंजॉय कर रहे हैं तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं लगेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बाकी हर एक चीज आपको स्ट्रेस दे सकती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। थिएटर तो मेडिटेशन है, इबादत है। मैं अभी, आपने सीरियल्स की बात कही, आपके बहुत मकबूल सीरियल रहे हैं, और कॉमेडी करना, आपने कॉमेडी भी किया, आपने हर तरह के कैरेक्टर्स किए, जबकि कॉमेडी करना बहुत आसान नहीं होता, कॉमेडी करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है। तो चाहे वो सारा भाई वर्सेस सारा भाई हो, या फिर शाका लाका बूम बूम, एक बहुत ही मकबूल सीरियल था जो बच्चों को बहुत पसंद था। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक जो कलाकार होता है, आप क्या कहेंगे, आपके अनुभव को लेकर, कि किस तरह की क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? राइट। क्वालिटीज की अगर हम बात करते हैं कि एक कलाकार में, एक अदाकार में, एक आर्टिस्ट में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एक अच्छे कलाकार की अगर हम बात करते हैं तो? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? आई कुडंट हियर यू प्रॉपर्ली। मैंने आपसे बात की कि कॉमेडी करना बहुत आसान नहीं होता, और आपने हर तरह के करेक्टर किए हैं, चाहे सारा भाई वर्सेस सारा भाई हो, या शाका लाका बूम बूम हो, बहुत मकबूल, बच्चों में इतना फेमस सीरियल था वो। तो एक अच्छा जो कलाकार होता है उसमें किस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए आपके ख्याल से, कि वो कोई भी करेक्टर कर सके? आपको आवाज आ रही है मेरी? ऑब्जर्वेशन बहुत, जी मैंने वही बोला कि हाँ, मुझे सुनाई दिया। मैं वही कह रही हूँ कि एक सी यू नीड टू हैव दैट वर्सेटैलिटी विद इन यू। और हम कॉमेडी की बात कर रहे थे, शाका लाका बूम बूम की बात कर रहे थे, तो अगर आपका टीम वर्क भी बहुत मायने रखता है, आपका ओरिएंटेशन बहुत मायने रखता है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपको क्या कौन लोग जो है जो आपको इंस्पायर करते हैं, क्या एक्टर्स हैं, मतलब आप क्या पढ़ते हो, आपकी रुचि क्या है, ये सब चीजें जो है वो आपको दैट मेक्स एन एक्टर। म्यूजिक ले लीजिए, सोशल अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए। एक एक्टर होता है लेकिन उसकी सोशल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उसके लिए वो चीज भी पोर्ट्रे करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमको हमेशा वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सोशल टेक्सचर ऑफ द सोसाइटी कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी टाइम। और जो ह्यूमर आप 10 साल पहले जिस चीज पर लोगों को हंसी आती थी, वो आज वो सेम ह्यूमर पे आज आपको हंसी नहीं आती, तो कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है। तो जो बदलाव है उसके साथ हमेशा रहना, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर वो कोई भी बदलाव हो, जैसे अभी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम तो यूज नहीं करते, हमसे तो नहीं होगा, वो हम नहीं कर सकेंगे। आज का जो यूथ है, उनका जो ह्यूमर है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर हम देखेंगे कि आज के दौर में सोशल मीडिया पे जितने भी ह्यूमर जो पोर्टल्स हैं,
ज्यादा करके इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स है वो ड्रॉप आउट्स जो हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपना फील्ड चेंज करके they have become the stand up comedians. So you see the kind of humor which has gone, it is completely changed. वो कॉमन मैन का जो ह्यूमर होता था पहले के जमाने में, जो बीवियों पे देयर यूज्ड टू बी, वो बीवियों पे जोक्स होते थे, उस तरह का जो ह्यूमर होता था, एक मिडिल क्लास फैमिली का जो ह्यूमर होता है, लोगों को उन कैरेक्टर्स के साथ वो रिलेट कर पाते हैं क्या? आज का जो यूथ है वो नहीं करते हैं। कभी कभी आप देख, कुछ चीजें बहुत बदलती है, तो अगर वो बदल रहे हैं तो उनके साथ हमको भी बदलना पड़ेगा। भले ही हम उस ह्यूमर के साथ रिलेट पर्सनली ना करें, लेकिन एज एन एक्टर तो आपको उस ह्यूमर के साथ रिलेट करना पड़ेगा अगर आपको उनके साथ काम करना है आगे जाके। तो क्या बात। विनीता जी लिखती हैं, वैशाली जी यू हैव अमेजिंग वॉइस एंड इक्वली ब्रिलियंट स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। आपके लिए लिखा है उन्होंने। थैंक यू सो मच। मैं इट वाज रियली अमेजिंग टॉकिंग टू यू, बट मैं चलते चलते आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप जो जितने भी यंग परफॉर्मर्स हैं या हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? पहले तो थोड़ा मोबाइल में से मुंह निकाल लीजिए, बिकॉज क्या है ना, जिस किसी यंगस्टर को देखते हैं वो हमेशा उनका लेवल यहाँ होता है, बिकॉज मोबाइल यहाँ है ना, तो आई लेवल उनका यहीं पर टिक जाता है। तो थोड़ा चिन अप रखिए सामने वाले की आंखों में देखिए क्योंकि वर्चुअल लाइफ और पर्सनल लाइफ बहुत अलग है। तो वो चीज का जो, और मैं क्या कहूंगी यंगस्टर्स को, मैं तो हमेशा उनके पास से बहुत कुछ सीखने की चाह रखती हूँ। मुझे लगता है कि वी हैव टू चेंज आवर गियर्स टू टू मीट देम, इंस्टेड ऑफ आई एक्सपेक्टिंग के मैं एक्सपेक्ट करूं कि वो समझे, उससे अच्छा कि मैं उनको समझूं, तो मैं उनके साथ ज्यादा बेटर काम कर सकती हूँ या उनको ज्यादा समझने की कोशिश रख सकती हूँ। लेकिन डेफिनेटली जो सोशल मीडिया है वो बहुत ज्यादा टाइम खा रहा है लोगों का, और सब कुछ आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, कुछ तो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा अपनी लाइफ से और लोगों की लाइफ से। तो और वो एक्सपीरियंस ही बहुत एनरिचिंग होता है। और अगर आपको एक्टर बनना है तो वो, जैसे बोलते हैं ना कि भाई आपको कोई भी पौधा उगाना हो, लेकिन आपको वो खाद तो डालनी पड़ेगी। यू नीड दैट मैन्योर ना, विदाउट मैन्योर तो वो फिर कोई भी पौधा, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो पौधा उगा रहे हैं या आपको कोई भी आपको पौधा उगाना होगा, आपको वो खाद डालनी पड़ेगी। तो उसका तो देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव टू, अनलेस एंड अनटिल वो कोई मतलब कैप्सूल वैप्सूल डाल दे, तो फिर आई विल ऑल्सो, मैं भी उनके साथ जुड़ जाऊंगी दैट वुडंट बी अ प्रॉब्लम। लेकिन गूगल पे हर आंसर नहीं मिलता। इतनी बड़ी बात आपने कही, बहुत खूबसूरत। किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्या कहेंगी आप? किताबें पढ़ना वाकई, बंद अलमारी में, जैसे गुलजार साहब कहते हैं कि किताबें जागती हैं बंद अलमारी में, वैसा ना हो। आप क्या कहेंगी? आप क्या कहेंगी इस बारे में? अब तो स्पॉटिफाई वगैरह भी आ गया है कि आपको किताबें पढ़नी नहीं पड़ती, आप किताबें सुनते हैं। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि हर एक चीज वर्चुअल होने लगी है, एवरीथिंग इज वर्चुअल। तो आपको आपका थोड़ा चिनअप रखना पड़ेगा लोगों को देखने के लिए, आपको थोड़ा मतलब आजू बाजू देखने के लिए भी यू विल हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द नेचर, बिकॉज अगर आप नेचर के साथ नहीं है, आज के दौर में अगर देखेंगे कि हम लोगों को बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल दैट हम लोग इस तरह से कैद है, तो कितनी घुटन होती है एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, आपको कितनी घुटन होती है अगर आपको एक ही दायरे में रखा जाए। तो प्रॉब्लम ये है कि आप अगर इतने ही दायरे में रहेंगे तो आगे जाके आपको कितनी घुटन होने वाली है, ओनली यू नो, बिकॉज वी आर अल्टीमेटली वी आर अ सोशल बीइंग, वी हैव टू बी कम्युनिकेटिव, वी हैव टू एक्सचेंज आइडियाज, और विदाउट द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ग्रोथ बहुत सीमित होगा। इसीलिए फिर रीमिक्सेस वगैरह बनते हैं, बिकॉज ग्रोथ नहीं होता तो फिर जो
हो चुका है उसका ही रीमिक्स करते हो जाता है, और चल चीजें बंद हो जाती है अगर आपका दायरा बड़ा ना हो। अगर आपका दायरा छोटा होगा तो आप चीजें नहीं आएंगी जहन में। और ट्रैवलिंग इज नॉट अबाउट कि आप कितने डेस्टिनेशंस ट्रैवल करते हैं ना। अभी तो क्या है ना, हर एक चीज को, हर एक लोगों को देखो फेसबुक पे पोस्ट रहती है, आई एम अ ट्रैवलर। इट इज नॉट अबाउट ट्रैवलिंग, इट इज अबाउट योर जर्नी बेसिकली। उस ट्रैवलिंग में आपने क्या किया, क्या देखा, क्या नहीं देखा। 5 स्टार होटल में जाके फोटो निकालना इज नॉट ट्रैवलिंग, इट इज नॉट नोइंग इंडिया, इट्स नॉट नोइंग। ट्रैवलिंग का भी एक बहुत अपना एक, इट्स एन एक्सपीरियंस, इट्स अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस, कल्चरली, सोशली, इंटरएक्टिवली। सेल्फी निकाल के आप ट्रैवलिंग करेंगे तो वो ट्रैवलिंग मुझे समझ, मतलब बहुत सारी चीजें जो हम कभी कभी आपको समझ में नहीं आती है, लेकिन आप समझने की फिर भी कोशिश करेंगे उनके अकॉर्डिंग टू देम, बिकॉज they are the people who are going to, they are going to go ahead and you have to be with them. So बट इफ दे वांट टू बी समथिंग इन द, वो अगर यंग परफॉर्मर्स हैं और अपनी अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि जो पन्ने पलटने का एक जो होता है ना, एक जो सेटिस्फेक्शन होती है जब वो किताबों के पन्ने पलटते हैं और आपकी यहाँ जो एक वोकेबलरी जमा हो जाती है, वो चाहे स्टेज करें तो आप इम्प्रोवाइजेशन में कितनी हेल्प हो जाती है, बाकी चीजों में बहुत हेल्प हो जाती है। तो किताबें पढ़ना भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेडिकेशन और पेशेंस की कमी शायद आज के दौर में है, आप क्या कहेंगी? पेशेंस की कमी तो मुझे लगती है कि है। पेशेंस की कमी बिकॉज बहुत जल्दी में है लोग, बहुत जल्दी में है, बहुत कम टाइम में उनको, मैं बोलती हूँ कि मैंने सबसे पहले यही बात की थी, दे बिलीव इन स्मार्ट वर्किंग। उनको लगता है कि कम समय में, कम एफर्ट में ज्यादा मिलना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है, आपको भी लगता होगा, सबको ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं, बिकॉज जो जल्दी मिलता है वो जल्दी खत्म भी हो जाता है ना। जितना जल्दी मिलेगा उतना जल्दी खत्म भी होगा, क्योंकि कंजम्पशन भी तो एक बात है। तो आई डोंट नो, वो तो मतलब लोग बोलते रहेंगे, लेकिन ये खुद को बैठ के उस पर मंथन करना बहुत जरूरी है। एंड इट्स अ वेरी इंडिविजुअल कॉल फॉर ईच एंड एवरीबडी, क्योंकि सब कुछ है। इंडिया एक, फॉर्चुनेटली हम हिंदुस्तान में है जहां पर आज भी कल्चर है, लोग हैं। आप नीचे उतरते हैं तो आपको 10 लोग मिलते हैं बात करने के लिए। आप मुझे बताइए, इतना ट्रैवल आपने भी किया होगा, हमने भी किया होगा, कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर ये फैसिलिटी, हमको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत, हमको श्रिंक्स की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? बिकॉज वी हैव पीपल टू टॉक टू। हम अनजान लोगों के साथ भी बात कर सकते हैं। अरे बहुत गर्मी है, सिर्फ इतना किसी को बता दीजिए, वो आपको पूरा शहर का प्रॉब्लम्स बता देंगे कि अरे यार मैं उस दिन वहां खड़ा था, पता नहीं कितना, 2-3 घंटे मैंने वहां खड़ा, और वो कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाता है, एक रिलेशन शुरू हो जाता है। कौन सी ऐसी कंट्री है इन द वर्ल्ड? सो वी आर ब्लेस्ड, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास सब कुछ है। वो आपके पास पूरा समंदर है, अगर आपको एक ड्रॉप लेना है तो वो आपका, दैट इज योर चॉइस। बाकी समंदर आपके सामने है, आप उसमें डूब सकते हैं, या फिर एक ड्रॉप में अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो फिर इट्स ऑलराइट। क्या बात, क्या बात। वैशाली जी, बहुत एनरिचिंग सेशन रहा आपके साथ। इट वाज टू गुड। आई एम रियली थैंकफुल टू यू, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप रूबरू के इस मंच पर आई और आपने इतनी खूबसूरत बातें कही। एंड सच में सो एनरिचिंग सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you Kajal ji for inviting me, and thank you all the viewers. Thank you. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Thank you. जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ हैं, हमेशा की तरह एक बार फिर से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। और कल हमारे साथ जो हमारी शख्सियत हैं, हमारे साथ रहेंगी किरण भटनागर जी। रंगमंच का एक बड़ा नाम, शी इज एविड एडुकेशनिस्ट, शी इज मीडिया कम्युनिकेटर, एनएससी ग्रेजुएट हैं, रंगकर्मी है, शी इज अ डायरेक्टर, संगीत नाटक अकेडमी से भी उनकी एसोसिएशन रही है। तो कल हमारे साथ रहेंगी किरण भटनागर जी, और जुड़िएगा कल हमारे साथ। उनकी जो लाइफ की जर्नी है, कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई उनकी जर्नी से हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।